टू द मिशन केमिस्ट्री। हमने जो प्रीवियस क्लास में किया था वो कौन सा टॉपिक किया था? फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिफरेंस किया था। अलोंग विद हमने इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस को समझा था कि इलेक्ट्रोलाइसिस एक्चुअली होती क्या है। जब भी हम एक बीकर में एक रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए, जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, हम अगर करंट को पास करते हैं तो वो जो प्रोसेस होगी उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस। और इलेक्ट्रोलाइसिस में मैंने आपको ये चीज भी क्लियर की थी कि मेन डिफरेंस जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बजाय क्या होता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपकी एनोड कैसी होगी? नेगेटिवली चार्ज, बट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज। यहाँ पर एनोड पर कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव, और कैथोड पर कैसा होगा? नेगेटिव। या अगर मैं आपको इसको और सिंपली इसको क्लियर करूं तो अगर हम करेंसी एक वर्ड देखें, करेंसी में क्या आ रहा है? C4 हमारी क्या हो जाएगी? कैथोड। करेंसी मीन्स C4 क्या हो जाएगी? कैथोड। R फॉर रिडक्शन एंड N फॉर नेगेटिव। दैट इज कैथोड पर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसमें क्या होगा? रिडक्शन। और कहां पर होगा? जिस रोड पर होगा, कैथोड पर, कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव। तो अगर हमें एक टर्म याद हो जाए तो हम दूसरे टर्म को इजीली कर सकते हैं। दैट इज एनोड, जिसपे क्या होगा? ऑक्सीडेशन, और चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव। तो करेंसी से हम इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या था, मैंने आपको अल्फाबेटिकली क्लियर किया था कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग करें तो जो अल्फाबेट के हिसाब से फर्स्ट आएगा उसी को हम कहाँ रख देंगे? लेफ्ट हैंड साइड पे। तो आते हैं अपने मेन जो क्या है? फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये जो हम लॉज डील कर रहे हैं, या मैंने जो आपको फैराडेज फर्स्ट लॉ कराया, अब मैं आपको फैराडेज सेकेंड लॉ करा रही हूँ, ये क्या है कि इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस थी, जो इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस थी, उसमें जो प्रोसेस है वो तो उसकी क्वालिटी है, यानी कि कौन सा जो सब्सटेंस है वो लिबरेट होगा या डिपोजिट होगा, वो क्या बताता है? उसकी क्वालिटी को। क्वालिटी मीन्स अगर हम क्वालिटी को अच्छे से क्लियर करना चाहें तो क्वालिटी क्या है कि मान लिया आपके पास आपके जो पड़ोस में है दो सब्जी वाले आ रहे हैं। एक ऐसा है सब्जी वाला जो प्योर मीठे पानी की सब्जी ला रहा है आपके लिए, और दूसरा जो है वो आपको क्या दे रहा है? इंजेक्शन वाली, जैसे कि आप लौकी खाते हो, इंजेक्शन से भी बनती है। तो क्या होगा कि क्वालिटी से अगर आप कंपेयर करेंगे तो जो मीठे पानी की सब्जी ला रहा है और जिसमें कोई भी उसने इंजेक्टेड वेजिटेबल आपको नहीं प्रोवाइड की है, तो वो क्या हो गया? क्वालिटी में इम्प्रूव हो गया। यानी कि आज के टाइम में हम कोई भी कुछ भी गलत चीज लेने को तैयार नहीं है, यानी कि हम पैसा ज्यादा दे देंगे लेकिन क्वालिटी क्या होनी चाहिए? अच्छी। क्वालिटी को क्या करते हैं हम? प्रेफर। तो क्वालिटी को कौन बताएगा? इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस, कि भाई हमें कैथोड पर क्या मिलेगा और एनोड पर क्या मिलेगा। बट अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं, क्या टर्म बताई मैंने? क्वालिटी, और दूसरी क्या बताई? क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स अमाउंट। क्वांटिटी का मतलब क्या होगा? अमाउंट, कि आपने कितनी सब्जी खरीदनी है, ठीक है। अगर आप 2-3 मेंबर हो तो आप आधा किलो में भी काम चला सकते हो, हाफ kg वेजिटेबल भी आप ले सकते हो, 1 kg 2 kg, वो क्या हुआ? क्वांटिटी। अब 5 किलो सब्जी तो खाओगे नहीं, कितनी? हाफ या 1 kg ही हम कोई भी वेजिटेबल खरीदते हैं, तो वो क्या है? क्वांटिटी। लेकिन यहाँ पर हमें सब्जी नहीं खरीदनी, हमें क्या करना है? फैराडेज के लॉ को समझना है। सो अमाउंट का मतलब क्या होगा कि जो आपने इलेक्ट्रोलाइसिस कराई, जो आपने जिस क्वालिटी से इलेक्ट्रोलाइसिस को कराया है, जिस क्वालिटी से आप इलेक्ट्रोलाइसिस को करा रहे हो, उसके प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद क्या होगा? कुछ अमाउंट या तो लिबरेट होगी या फिर डिपॉजिट होगी, और वही क्या बताएगी? उसकी अमाउंट, यानी कि क्वांटिटी को। तो हम फैराडेज लॉ को, जो फर्स्ट लॉ भी हो सकता है और सेकेंड लॉ को भी, इन दोनों को हम किस में कंसीडर करते हैं? किस में कंसीडर करते हैं? क्वांटिटेटिव
एनालिसिस, किसमें कंसिडर करेंगे? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस को पढ़े तो वो क्या है? क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो आज हम जो कर रहे हैं वो क्या है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। फर्स्ट लॉ भी क्वांटिटी को ही बताएगा और सेकंड लॉ भी क्वांटिटी, यानी कि मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड। सो हम अपने मेन पॉइंट पर आ जाते हैं, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो ये लॉ क्या कहता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट कि अगर हमारे पास कोई भी बीकर, मैंने कितने ले लिए? 2। अगर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस हो रही है और हमने उस इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, यानी कि 2 केमिकल रिएक्शंस को हमने क्या कर दिया? सीरीज में कनेक्ट। सीरीज का मतलब एनोड हमेशा किससे कनेक्ट होती है? पॉजिटिव टर्मिनल से, दैट इज जिसको हम बड़ी लाइन से शो करेंगे बैटरी की। और ये क्या होगा? नेगेटिव टर्मिनल। ये अटैच हो जाएगा यहां पर किससे? कैथोड से। ये हो गई एनोड, ये क्या हो गई? कैथोड। अगर ये कैथोड है तो ये क्या हो जाएगी? एनोड। और ये क्या होगी? कैथोड। ये हमारी क्या हो गई? एनोड, कैथोड, एनोड एंड कैथोड। सो अब इन दोनों को भी हम क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे। ये क्या हो गई? एक सीरीज में कनेक्ट हो गई हमारी प्रोसेस। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये फिर से पॉजिटिव और ये नेगेटिव, जो मैंने आपको यहाँ पे भी क्लियर किया है। अब मैंने कोई सॉल्यूशन तो यहाँ पे ऐड ही नहीं किया। जब सॉल्यूशन ऐड नहीं करेंगे तो प्रोसेस नहीं होगी। तो फर्स्ट जो हमारा बीकर है उसमें मैंने ऐड किया कॉपर सल्फेट और सेकंड बीकर में मैंने ऐड किया AgNO3। और यहाँ पर जो एनोड होती है वो हमेशा क्या होती है? इम्प्योर। तो इम्प्योर क्या ले ली मैंने? कॉपर। ये क्या होगी? प्योर कॉपर, Cu। ये फिर से क्या हो जाएगी हमारी? इम्प्योर। ये फिर से क्या हो जाएगी? प्योर। और क्या होंगी ये कौन सी रोड होंगी? सिल्वर रोड्स। दोनों ही हमारी क्या होंगी? सिल्वर रोड्स होंगी। एक इम्प्योर होगी और दूसरी प्योर होगी। तो कैथोड पर ही हमेशा क्या होगा? सब्सटेंस डिपॉजिट। तो ये हमने क्या बना दिया कि कॉपर यहां पर डिपॉजिट हो रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? रिडक्शन। Cu2 पॉजिटिव विद गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन डिपॉजिटेड एट कैथोड। तो हमारी ये क्या हो गई? रिडक्शन। और अभी मैंने आपको बताया था कि कैथोड पर रिडक्शन होगी और वो कैसा होगा? नेगेटिवली चार्ज। ऐसे ही सिल्वर में भी यहाँ पर सिल्वर डिपॉजिट होगा। कैसे होगा? Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Ag। ये भी क्या हो गया? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो रिडक्शन। तो दोनों ही मैंने आपको कैथोड पे ही डिपॉजिट करके शो किए हैं। अब ये लो क्या कहता है कि अगर हम सीरीज में एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को कनेक्ट करते हैं, ये हमने किस में कनेक्ट की? सीरीज में। तो हमने 10th में भी पढ़ा था कि सीरीज में आपका करंट क्या होता है? सेम। यानी कि आपने जो क्वांटिटी दी इलेक्ट्रोलाइसिस को कराने के लिए, जो आपने करंट दिया वो क्या है? सेम। करंट क्या है? सेम। अगर आप एक जो आपकी सेल है उसमें करंट प्रोवाइड कर रहे हो तो उतना ही करंट किस में जाएगा? सेकंड सेल में। और टाइम भी क्या होगा दोनों का? सेम। दैट इज करंट एंड टाइम बोथ विल बी सेम। वी कैन से Q इज सेम। जब हम सीरीज में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को कनेक्ट करते हैं तो हमारा करंट उतने ही टाइम के लिए फ्लो होगा और उतना ही फ्लो होगा। तो मतलब हमारी Q जो कि क्या है? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड, वो क्या होगी? दोनों के लिए सेम। तो ये लोग क्या कहता है कि अगर हम 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करने के बाद और उनमें क्या सप्लाई करें? सेम करंट, तो जो यहाँ पर मास डिपॉजिट होगा या गैस की फॉर्म में लिबरेट होगा इलेक्ट्रोड्स पर, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स पर जो भी अमाउंट डिपॉजिट या लिबरेट होगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? इन्हीं इलेक्ट्रोड्स के इक्विवेलेंट मास के। ठीक है, तो दिस लॉ स्टेट्स दैट
क्या कहता है ये लॉ? द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, यहाँ पर क्या आएगा? सब्सटेंसेस। द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, यहाँ पर क्या आया? कॉपर, यहाँ पर क्या आएगा? सिल्वर। यहाँ पर कॉपर आया, यहाँ पर क्या आया? सिल्वर। तो डिफरेंट हो गए ना सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, या तो यहाँ पर क्या हो? कलेक्ट हो, या फिर क्या हो? गैस की फॉर्म में लिबरेट हो। डिपोजिटेड और लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड्स। अब एक इलेक्ट्रोड नहीं है, मैंने 2 सेल ली तो कितनी इलेक्ट्रोड्स हो गई? 2। द अमाउंट ऑफ different substances deposited or liberated at electrodes is directly proportional to their equivalent masses. उनके इक्विवेलेंट मास के क्या होगी? प्रोपोर्शनल। लेकिन यहाँ पर एक जो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक क्या हो गई? कंडीशन कि ये दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए? सीरीज में कनेक्टेड। व्हेन क्या आ गया? कनेक्टेड इन सीरीज। When electrolytic cells are connected in series and same quantity of electricity or current flows through the electrolytic cells. ठीक है, जो हमारे पास different electrolytic cells में different electrodes हैं, उनमें same quantity of electricity pass हो, same time के लिए same current pass हो, series में connected हो, तो यहाँ पर जो substance प्रोड्यूस होगा, डिपोजिट होगा या लिबरेट होगा, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? इक्विवेलेंट मासेस के। क्लियर? चलो हम इसको ड्राइव करके देखते हैं, या फिर हम इसको देखते हैं कि ये कैसे रहा। फर्स्ट जो लॉ हमने किया था, फैराडेज फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, अगर मैं इस सेल को कंसीडर करूं, सिर्फ हम लेफ्ट हैंड साइड की सेल को कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो मास डिपोजिट हुआ वो क्या है? m1। m1 इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है? m इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू। यहाँ पर क्वांटिटी क्या है? करंट की। सेम, हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? डिफरेंट है, तो जेड क्या होगा? 1। m1 इज इक्वल टू z1 इंटू क्यू। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए m2, दैट इज अमाउंट ऑफ Ag डिपोजिटेड विल बी इक्वल टू z2 इंटू क्यू। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट, एंड दिस विल बी आवर इक्वेशन सेकंड। नाउ वी विल डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट, बाय सेकंड। वी विल गेट m1 डिवाइडेड बाय m2। क्या किया भाई? हमने फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो m1 डिवाइडेड बाय m2 किसके इक्वल होगा? z1 क्यू डिवाइडेड बाय z2 क्यू। क्लियर यहां तक? अब क्यू तो क्या हो गया हमारा? सेम, हमें तो इसको उड़ाना पड़ा। अब उड़ाने के बाद आगे भी तो जाना है। m1 बाय m2 इक्वल्स टू z1 बाय z2। लेकिन प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि z की वैल्यू क्या होती है? क्या होती है z की वैल्यू? इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय 96500। तो Z1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? E1 बाय 96500, E1 बाय 96500 यानी कि 1 फैराडे। Z2 की क्या हो जाएगी? Z2 विल बी इक्वल टू E2 बाय 96500। पुट कर देंगे, Z2 कहाँ है? डिवाइड में, तो E2 डिवाइडेड बाय कहां चला जाएगा? ऊपर, 96500 आ गया हमारा सेम। दैट इज m1 बाय m2 विल बी इक्वल टू z1 बाय z2। और यही हमारा क्या है? फैराडेज सेकंड लॉ। या हम इसको सिंपली ये कह सकते हैं कि फर्स्ट जो हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसके लिए क्या होगा? m विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होगा? सॉरी यहाँ पर क्या आ गया? E1 बाय E2। ये क्या हो गई? एक छोटी सी मिस्टेक, हमने क्या रख दिया? Z ही रख दिया, जो कि हमने वैल्यू पहले ही पुट कर दी थी E1 बाय E2, क्योंकि ये क्या आएगा? मास या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड विल बी इक्वल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट मासेस। तो ये क्या हो जाएगा? m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, m1 और m2 लगा देंगे हम,
तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड सेल के लिए और ये फर्स्ट सेल के लिए। क्लियर? ये क्या है हमारा फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ई कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, मोल एंड मास डिवाइडेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस, यानी कि वैलेंसी। क्लियर? तब करें न्यूमेरिकल्स में चले, जिसको नोट करना है नोट डाउन कर ले, नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट लेके आप आगे बढ़ सकते हो। क्लियर? चलो तो करते हैं अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट। क्या दिया हुआ है न्यूमेरिकल में, सबसे पहले हम वो वैल्यूज राइट डाउन करेंगे। करंट फॉर 5 आवर्स, दैट इज टाइम इज 5 आवर्स। जब हमें कोई भी टाइम की वैल्यू आवर्स में दी हुई है, हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में। 60 मिनट्स एंड 60 सेकंड, दिस विल बी आवर टाइम। टू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कनेक्टेड इन सीरीज, दो सेल हैं हमारे पास, ये फर्स्ट और ये सेकंड। यहाँ पर हमारे पास 1 इलेक्ट्रोड और ये हो जाएगी सेकंड। फिर से फर्स्ट एंड सेकंड, ये क्या होगी कैथोड, ये क्या होगी एनोड, ये फिर से एनोड और ये क्या होगी कैथोड। मास कहाँ डिपॉजिट होगा, कैथोड पे, तो हम इसको क्या दिखा देते हैं थोड़ा सा थिक। ये किससे कनेक्ट होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से। ये किससे कनेक्ट होगी, नेगेटिव से, क्योंकि कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज और ये कैसे होती है पॉजिटिव, और ये सीरीज में हो गए कनेक्ट। अब देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है, चलो देखते हैं। फर्स्ट कंटेन्स AuCl3, यानी कि फर्स्ट जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है AuCl3। तो डिपॉजिट क्या होगा, गोल्ड। क्या होगा कैथोड पर डिपॉजिट, गोल्ड। अगर हम गोल्ड में देखें कि कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए, तो Cl किस में है -1 की स्टेट में, तो 3 इंटू -1 -3, तो किस में होगा +3 में। कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, 3, क्या बना Au। अब आ जाते हैं सेकंड पे। सेकंड हमारा दिया हुआ है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट तो सभी को हमेशा ध्यान ही रहता है कि कॉपर SO4 पे 2 नेगेटिव, तो कॉपर पे कितना 2 पॉजिटिव, इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन टू कन्वर्ट इनटू कॉपर। तो हमने क्या निकाले इनकी वैलेंसी, जो हमें इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट करने के लिए यूज होती है। क्लियर यहाँ तक? अब आ जाते हैं आगे। 9.85 ग्राम ऑफ गोल्ड, यानी कि जो मास डिपॉजिट हुआ है गोल्ड का वो कितना है 9.85। तो कुछ मास तो कॉपर का भी डिपॉजिट हुआ होगा ना। फर्स्ट सेल में किसका डिपॉजिट हुआ, गोल्ड का, तो सेकंड में कॉपर का। यह भी क्या हमने कहां पर होगा, ये कैथोड पर, क्योंकि एक हमारे पास लेफ्ट में है सेल और एक राइट में, तो लेफ्ट वाले पे क्या जाएगा गोल्ड, राइट वाले पे कॉपर। मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, देखते हैं। व्हाट अमाउंट ऑफ कॉपर, यानी कि ये हमें क्या करना है, निकालना है। चलो भाई निकालेंगे इन द सेकंड सेल। क्लियर? ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। भाई एक चीज से तो इसका काम ही नहीं चला, इसने पूछ ली दो चीजें, जो पूछा वही निकालेंगे, दोनों निकालेंगे। ये क्या गिवन है, अब बताओ क्या लिखा हुआ है, AMU, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। अब एटॉमिक मास यूनिट मतलब यूनिफाइड मास, तो ये क्या हो गया एटॉमिक मास ऑफ गोल्ड एंड कॉपर। बचा क्या, सिर्फ हमें वैल्यू पुट करनी है। हमें क्या निकालना है, अगर हम फर्स्ट सेल के लिए देखें M1 विल बी इक्वल टू E1 और M2 विल बी इक्वल टू E2, या हम ये कह सकते हैं दोनों का जो मास होगा वो किसके इक्वल होगा, टू देयर इक्विवेलेंट मास। ये हमारा किसका है, गोल्ड का। मैं यहाँ पे गोल्ड भी लिख सकती हूँ, यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ कॉपर, या फिर 1 और 2। एक जगह पे मैंने 1 2 छोड़ दिया, आप जैसे भी आपकी इच्छा हो आप कर सकते हो, क्योंकि न्यूमेरिकल आप सोल्व करेंगे, आपकी इच्छा चलेगी। अब चलो देखते हैं, मास ऑफ गोल्ड कितना है 9.85, मास ऑफ कॉपर तो निकालना है, वैल्यू कैसे पुट करोगे, निकालेंगे। E1 क्या है, इक्विवेलेंट मास किसका, गोल्ड का। अगर आप इक्विवेलेंट मास को याद करें तो इक्विवेलेंट मास किसके बराबर होता है, मोलर मास या एटॉमिक मास, किसका, गोल्ड का।
डिवाइडेड बाय जितने इलेक्ट्रॉन्स से उसने रिडक्शन किया है, क्या आ जाएगा 3। कितना है 3। अब अगर इक्विवेलेंट मास कॉपर की भी तो जरूरत पड़ेगी, कितना है ये आ गया आपका एटॉमिक मास 63.5 डिवाइडेड बाय 2, आ गई वैल्यू। चलो 197 डिवाइडेड बाय 3। E2 की वैल्यू क्या है 63.5 डिवाइडेड बाय 2, कहाँ चला जाएगा ऊपर। मास ऑफ कॉपर डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में गया, 9.85 इंटू 3 इंटू 63.5 डिवाइडेड बाय 197 इंटू 2। करो भाई कैलकुलेट, मैंने तो पहले ही कैलकुलेट कर रखा है, करो देखते हैं सेम आता है या नहीं। आई विल पुट डायरेक्ट आंसर आएगा 4.76, किसमें आएगा ग्राम में। अब एक वैल्यू तो निकाल दी, निकालनी क्या है, अब क्या बचा करंट। करंट को निकालने के लिए हमें फैराडेज फर्स्ट लॉ यूज करना पड़ेगा। फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहता था, m इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू की वैल्यू क्या पुट कर दी मैंने I इंटू टी। मास हम जिस भी सब्सटेंस का लेंगे, जैसे गोल्ड का लिया तो यहाँ पे जेड भी किसकी लिखेंगे हम, गोल्ड के लिए, तो मैं लिख रही हूँ m फॉर गोल्ड, तो जेड भी किसका आएगा गोल्ड का। तो m फॉर गोल्ड यानी कि मास ऑफ गोल्ड कितना है 9.85। जेड किसके इक्वल होता है, जेड E बाय एफ। ई ऑफ गोल्ड क्या था 197 बाय 3 इंटू एफ 965001 फैराडे की वैल्यू पुट करेंगे। 197 बाय 3 इंटू 9650। करंट निकालना है, टाइम अभी किया था हमने 5 इंटू 60 इंटू 60, 60 इंटू 60 क्या हो जाएगा 3600 इंटू 5। अब जो वैल्यू निकालनी है उसको एक साइड छोड़ो, बाकी सबको इकट्ठा कर दो। ये हो जाएगा 9.85 इंटू 3 इंटू 96500 डिवाइडेड बाय 197 इंटू, इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और एज इट इज भी लिख सकते हो, क्योंकि ये कैलकुलेशन आप ही करेंगे, मैंने पहले ही कैलकुलेट करके रखी है। विल पुट द आंसर, ये हो जाएगी 0.804, किसमें आएगा एम्पेयर में। हो गया सॉल्व। ये आ गया आपका मास, ये आ गया आपका करंट। जिसको क्लियर नहीं है एक बार फिर से देखो। चलो कहाँ से स्टार्ट करें, ये हमारी है दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। फर्स्ट क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है हमें, या इलेक्ट्रोलाइट क्या दिया हुआ है AuCl3, तो गोल्ड डिपॉजिट होगा। सेकंड में है कॉपर सल्फेट, तो क्या डिपॉजिट होगा कॉपर। गोल्ड 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, गोल्ड के आयन से भी हम कह सकते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। कॉपर कितने को 2 इलेक्ट्रॉन्स को, जिससे हमें क्या मिला इनका इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, अभी बताया था, मोलर मास या एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। तो एटॉमिक मास गिवन है गोल्ड का 197, कॉपर का 63.5 डिवाइडेड बाय वैलेंसी 3 एंड 2। सो आते हैं अपने फॉर्मूला पे। मास ऑफ गोल्ड 9.85, वैल्यू पुट की, हमें कैलकुलेट करना है। ई क्या है E1 197 बाय 3, E2 63.5 डिवाइडेड बाय 2, वैल्यूज को पुट की, हमारा आ गया आंसर। अब इसने हमें दूसरा लॉ भी यूज करने के लिए दे दिया। हमने क्या पूछ लिया इसने, करंट इन एम्पेयर। आई निकालो, आई निकालने के लिए फॉर्मूला फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग m इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी। एम भी हमारे पास है, ये रहा। जेड हमने निकाला था 197 बाय 3 इंटू यानी कि E बाय एफ, इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय फैराडेज कांस्टेंट, वैल्यू पुट की। आई निकालना है, टी की वैल्यू पुट की, 5 घंटे थे 1 सेकंड में कन्वर्ट किया। वैल्यू को डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा आंसर। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। अब भाई किसी का दिल तो नहीं कर रहा होगा न्यूमेरिकल्स को करने का, क्योंकि सारे बच्चे तो एक जैसे नहीं होते। लेकिन अगर आपका मन नहीं कर रहा है तो आप ट्राई मत करो, सिर्फ इसको देख लो। बाकी यहाँ पर आपके जो 2 टाइप के न्यूमेरिकल हैं ये सफिशिएंट है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, क्योंकि इसके अलावा कोई भी और न्यूमेरिकल आपका नहीं बन पाएगा।
और अगर बनेगा तो आप इन मेथड को यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? हम यूज करेंगे फैराडेज फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। पहले वाले न्यूमेरिकल में भी हमने कंबाइन ही यूज किया था, अब भी हम क्या करेंगे, कंबाइन ही यूज करेंगे, ताकि आपके फर्स्ट की भी क्या हो जाए, फर्स्ट लॉ की भी प्रैक्टिस हो जाए और सेकंड लॉ भी आप यूज करें। तो चलते हैं न्यूमेरिकल पे। सबसे पहले जो गिवन है वो लिखो। हमारे पास है 3 सेल ए, बी और सी जो कि सीरीज में कनेक्टेड है। फर्स्ट है हमारे पास जिंक सल्फेट, सेकंड है सिल्वर नाइट्रेट एंड थर्ड है कॉपर सल्फेट। खत्म कहानी? नहीं हुई है कहानी खत्म, क्योंकि अभी हमारे पास वैल्यूज हैं। करंट कितना दिया हुआ है? 1.5 एम्पियर, जो कि सबके लिए क्या होगा, सेम, क्योंकि ये इनको क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, सबको बराबर बटेगा। एंड 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर, यानी कि जो सिल्वर की अमाउंट है, मास ऑफ एजी कितना है भाई, 1.45 ग्राम। ओके, मास ऑफ जिंक भी होगा, मास ऑफ कॉपर भी नहीं होगा तो निकाल देंगे। देखो क्या दिया हुआ है, ये बनता है हाउ लॉन्ग द करंट फ्लोज, यानी कि क्या निकालना है। अब ये हमेशा हमसे फर्स्ट लॉ भी यूज करवा रहा है, टाइम निकालना है कि आपकी जो क्यू यूज होगी, यानी कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या होगी, इतना करंट तो आप पास करेंगे, लेकिन कितने टाइम के लिए करेंगे। इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में आपको ये चीज निकालनी थी और टाइम आपको गिवन था, तो वही है आपका, सिर्फ एक चीज को क्या कर दिया उसने, अल्टर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर एंड जिंक डिपॉजिटेड, ये हमें निकालनी है। ओके, जो वैल्यूज हम यूज करते हैं जिंक पे, SO4 पे 2 नेगेटिव, तो जिंक पे कैसा चार्ज होगा, 2 पॉजिटिव। ये कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू G, तो वैलेंसी आ गई 2। अब आते हैं सिल्वर के लिए, NO3 पे नेगेटिव, तो Ag पर पॉजिटिव, तो एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्योंकि एक ही चार्ज है। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिल्वर में, वैलेंसी 1। सल्फेट पर 2 नेगेटिव, तो कॉपर पर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्या बना, कॉपर, वैलेंसी कितनी आई, 2। क्यों करते हैं हम बार बार ये, ताकि हमें जो इलेक्ट्रो इक्विवेलेंट मास जो निकालना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, मोलर या एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय दिस वैलेंसी। तो निकालते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक, कैसे निकलेगा, हम पुट करेंगे इसका एटॉमिक मास कितना है, 65.4 डिवाइडेड बाय वैलेंसी 2। हो गया, आया समझ में क्यों लिखा। अब निकालेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। इक्विवेलेंट मास किसके बराबर होता है, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी, 1 है तो सेम रहेगा। अब आते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, फिर से किसके बराबर, एटॉमिक मास 63.5 डिवाइडेड बाय वैलेंसी। हो गया क्लियर, हमारे पास तीनों का क्या आ गया, इक्विवेलेंट मास, जिसको हमने क्या कर लिया, टिक कर दिया। नेक्स्ट अब हम आते हैं कि हमें अपने जो न्यूमेरिकल में चीजें निकालनी है, वो क्या है, मास ऑफ जिंक एंड मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। तो हमें पता है कि हम फैराडेज सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, M1 डिवाइडेड बाय Z1 किसके इक्वल होगा, M2 डिवाइडेड बाय Z2। गलत लिख दिया ना, E1, या फिर M1 बाई M2 हम लिख सकते हैं इसको, लेकिन मैंने इसको क्रॉस में ले गई मैं इसको, तो ये क्या होगा, M1 बाई E1 इज इक्वल टू M2 बाई E2, और थर्ड वन के लिए क्या हो जाएगा, M3 बाई E3। ये वैल्यू हम पुट करेंगे। अब आ जाते हैं कि M1 क्या है हमारा, जिंक, M2 क्या है, सिल्वर, M3 क्या है, कॉपर, या फिर हम यहाँ पर सिल्वर, जिंक और कॉपर जो भी वैल्यूज हैं हम वो पुट कर सकते हैं। आई थिंक वही इजी रहेगा, क्योंकि मैंने आपको 1 2 की बजाय यहाँ पर क्या लिखा है, जिंक, कॉपर और सिल्वर। तो फर्स्ट है जिंक, तो मास ऑफ जिंक इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक, मास ऑफ सिल्वर इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर, मास ऑफ कॉपर इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। अब आ जाते हैं, क्या गिवन है हमें, मास ऑफ सिल्वर। तो मास ऑफ सिल्वर अगर हमें गिवन है तो हम ये वैल्यू उठा लेते हैं। हम उठा लेते हैं फर्स्ट वाली वैल्यू, मास ऑफ जिंक डिवाइडेड बाय मास ऑफ,
या इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक विल बी इक्वल टू मास ऑफ Ag डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag। वैल्यूज को पुट करो। मास ऑफ Ag कितना गिवन है 1.45। इक्विवेलेंट मास Ag का क्या निकला था 108। अब देखो मास ऑफ जिंक क्या है निकालना है। मास ऑफ जिंक डिवाइडेड बाय E ऑफ जिंक यानी कि इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक कहाँ गया ये रहा। तो हम इसको डिवाइड ना करने की बजाय कहाँ ले जाएंगे सीधा मल्टीप्लाई में। 65.4 डिवाइडेड बाय 2 चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई इनटू क्या है 1.45 डिवाइडेड बाय 108। अब वैल्यू को कैलकुलेट करें। आई एम राइटिंग डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 0.439 ग्राम। आ गया फर्स्ट हमारा क्लियर। मास ऑफ जिंक निकाल लिया। अब निकालेंगे मास ऑफ कॉपर। यही वाली वैल्यूज फिर से पुट करके मास ऑफ Ag डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag इक्वल्स टू मास ऑफ कॉपर एंड डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। Ag का मास हमें पता है कितना है 1.45। इक्विवेलेंट मास भी पता है कितना है 108। मास ऑफ कॉपर निकालेंगे। इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर कहाँ चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में या फिर हम यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। कहाँ गया कॉपर ये रहा 63.5 और इनटू में 2। जब हम इन वैल्यूज को एक साइड लेके जाएंगे मास ऑफ कॉपर क्या हो जाएगा ये 1.45 और 63.5 कहाँ चला गया मल्टीप्लाई में डिवाइडेड बाय 108। 2 कहाँ गया डिवाइड में। ये आपका आ गया मास ऑफ कॉपर 0.426 ग्राम। हो गया भाई। मास ऑफ जिंक भी आ गया कॉपर भी आ गया। अब निकालना है हमें टाइम। टाइम कैसे निकलेगा प्रीवियस में भी किया था हमने। फर्स्ट लॉ को लगाएंगे आप m इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी। आपको निकालना है टी। m की वैल्यू आप कोई भी पुट कर सकते हैं जैसे मास ऑफ जिंक भी पुट कर सकते हैं। हमने वो कैलकुलेट कर लिया। मास ऑफ Ag हमारे पास है। मास ऑफ कॉपर भी हमने निकाल लिया। बट ये ध्यान रखना कि जिसका आप मास पुट करेंगे उसी का आपको क्या पुट करना है जेड। जैसे मास ऑफ मैंने पुट किया Ag तो ये भी आप किसका पुट करेंगे Ag का ही। सो अगर हम इसको कैलकुलेट करें ये नीचे वाली वैल्यूज में रब कर देती हूं। अगर हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है m ऑफ Ag विल बी इक्वल टू जेड ऑफ Ag इंटू आई इंटू टी। निकालना क्या है टी। इट विल बी इक्वल टू m ऑफ Ag डिवाइडेड बाय जेड ऑफ Ag इंटू आई। Ag का मास कितना है 1.45 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट जेड ऑफ Ag किसके बराबर होता है इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag डिवाइडेड बाय फैराडेज कांस्टेंट। 1 फैराडे की वैल्यू 96500 और E ऑफ Ag कितना है 108 इंटू आई क्या है 1.5। कैलकुलेट करो कितना आया। ये आ जाएगा 863.75 सेकेंड। कुछ ज्यादा ही आ गया ना टाइम। तो आप सेकंड से इसको मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हो आर में भी कन्वर्ट कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर। आप इसको अपनी मर्जी से किसी भी वैल्यू में कैलकुलेट कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर कोई प्रॉब्लम।